साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बिजनेस मैनेजमेंट सेकंड पेपर का। ठीक है, जो आपका बिजनेस मैनेजमेंट का सेकंड पेपर था उसका हम PYQ आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैनेजरियल ग्रिड हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। मैनेजरियल ग्रिड किसके द्वारा डेवलप किया गया था? हिंदी में देख लेते हैं, प्रबंधकीय जाल किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए दिया है ब्लैक एंड मार्टिन, हिंदी में भी ब्लैक एंड मार्टिन है। दूसरा है WJ रेजिन, तीसरा है रेंसिस लाइकर्ट एंड चौथा है एल्टन मेयो। तो आपका जो मैनेजरियल ग्रिड का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट दिया गया था ब्लैक एंड माउंटेन के द्वारा। किसके द्वारा स्टूडेंट्स? ब्लैक एंड माउंटेन के द्वारा दिया गया था मैनेजरियल ग्रिड का कंसेप्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्लैक एंड माउंटेन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। डैश नीड्स आर नीड फॉर सर्वाइवल, यानी जीवित रहने के लिए कौन सी नीड्स होती हैं? तो हम आपको एक बार बताना चाहेंगे, अब्राहम मैस्लो साहब ने, किसने? अब्राहम मैस्लो साहब ने एक नीड हायरार्की थ्योरी दी है। जब आप मोटिवेशन टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा एक नीड हायरार्की थ्योरी जो अब्राहम मैस्लो साहब ने दिया है, जिसमें अब्राहम मैस्लो साहब कहते हैं कि जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसके लिए 5 प्रकार के मोटिवेशनल सोर्स होते हैं। 5 प्रकार से उसकी नीड्स होती हैं। जिस प्रकार से आप उस नीड्स को फुलफिल करते हैं तो उस प्रकार से आपका एम्प्लॉय ज़्यादा मोटिवेट होता है और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपके साथ काम करता है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सी ऐसी नीड है अब्राहम मैस्लो के द्वारा बताई गई जिस नीड के हिसाब से सर्वाइवल होता है, मतलब सर्वाइवल जरूरी होता है। किस नीड के हिसाब से? तो फिजियोलॉजिकल नीड जो होता है, यानी शारीरिक नीड जो होता है, जो शारीरिक ज़रूरत होती है, वो जीवित रहने के लिए आवश्यक ज़रूरत होती है। तो हिंदी में देख लेते हैं, जीवित रहने के लिए आवश्यक आवश्यकताएं कौन सी हैं? तो जीवित रहने के लिए आवश्यक आवश्यकताएं हैं शारीरिक आवश्यकताएं, जिसको इंग्लिश में फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। द लीडरशिप स्टाइल विच इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन विद द ग्रुप मेंबर्स इज कॉल्ड, यानी वो लीडरशिप स्टाइल जिसमें हम ग्रुप के मेंबर्स के साथ कंसल्ट करते हैं, उनसे राय मशवरा लेते हैं, उस लीडरशिप स्टाइल को क्या कहते हैं? उसको ऑटोक्रेटिक स्टाइल कहते हैं, उसको फ्री रेन स्टाइल कहते हैं, उसको डेमोक्रेटिक स्टाइल कहते हैं, या फिर उसको पैटर्नलिस्टिक स्टाइल कहते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, नेतृत्वशाली जो समूह के सदस्यों के साथ परामर्श पर आधारित होती है, उस नेतृत्वशाली को हम क्या कहते हैं? तो उस नेतृत्वशाली को हम कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसको हम कहते हैं लोकतांत्रिक शैली, यानी डेमोक्रेटिक स्टाइल कहते हैं। वो आपका वो लीडरशिप स्टाइल जिसमें आप ग्रुप के मेंबर्स के साथ कंसल्ट करते हैं और उनसे कंसल्ट करने के बाद ही आप कोई डिसीजन लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल, यानी हिंदी में कहते हैं लोकतांत्रिक शैली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैनेजरियल कंट्रोल इज डन, जो आपका प्रबंधकीय नियंत्रण होता है वो कहाँ किया जाता है? तो प्रबंधकीय नियंत्रण लोअर लेवल मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है, या फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है, या फिर टॉप लेवल मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है, या फिर सभी मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है। हिंदी में प्रबंधकीय नियंत्रण किस मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है? निम्न प्रबंधकों द्वारा, मध्यम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, या फिर उच्चतम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा। तो आपका जो मैनेजरियल कंट्रोल यानी प्रबंधकीय नियंत्रण होता है, ये सभी तरह के प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, यानी सभी मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज मैनेजरियल कंट्रोल इज डन बाय ऑल लेवल मैनेजर्स, यानी हर लेवल का जो मैनेजर होता है उसके द्वारा मैनेजरियल कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कंट्रोलिंग, इसमें से कौन सा कंट्रोलिंग का एलिमेंट नहीं है? ऑप्शन ए है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन बी है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी है करेक्शन ऑफ डेविएशंस, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो आप बताइए इसमें से कौन सा कंट्रोलिंग का एलिमेंट नहीं है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं। जब तक मैं इसका आंसर बता रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को पॉज करें और जाके कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से नियंत्रण का तत्व नहीं है? मानकों की स्थापना, निष्पादन का मापन, विचलन का सुधार, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानकों की स्थापना यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, और निष्पादन का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, और तीसरा है
विचलन का सुधार यानी करेक्शन ऑफ डेविएशन से सभी के सभी कंट्रोलिंग के एलिमेंट होते हैं, ये सभी के सभी कंट्रोलिंग के स्टेप्स होते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा स्टेप नहीं दिया गया है कंट्रोलिंग का जो नहीं आता हो। इसमें सारे के सारे स्टेप मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, करेक्शन ऑफ डेविएशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, ये सभी के सभी कंट्रोलिंग के एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, दैट इज नन ऑफ दी एबव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, टू फैक्टर थियरी इज ऑल्सो नोन एज। टू फैक्टर थियरी को किस और नाम से जाना जाता है? हिंदी में दो कारक सिद्धांत जाना जाता है। थियरी एक्स एंड वाई के नाम से, मोटिवेशन हाइजीन थियरी के नाम से, अचीवमेंट थियरी के नाम से, या फिर नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं, सिद्धांत एक्स और वाई के नाम से, अभिप्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत के माध्यम से, या फिर उपलब्धता सिद्धांत के माध्यम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो टू फैक्टर थियरी है यानी जो दो कारक सिद्धांत है उसको कैसे जाना जाता है? तो दो कारक सिद्धांत को अभिप्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, यानी इसको हम मोटिवेशन हाइजीन थियरी के नाम से जानते हैं। तो उसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, द स्टेटमेंट लीडर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड इज रिलेटेड टू, यानी एक स्टेटमेंट है, कथन है जिसमें कहा गया है कि जो नेता होते हैं वो जन्म लेते हैं, नेता कभी बनाए नहीं जाते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये किससे संबंधित है? ये ट्रेड थियरी से संबंधित है, यानी गुणात्मक सिद्धांत से संबंधित है, बिहेवियरल थियरी से संबंधित है, यानी व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है, सिचुएशनल थियरी से संबंधित है, यानी स्थिति जन्य सिद्धांत से संबंधित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो आपका लीडर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड, ये जो थियरी है वो किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपकी ट्रेड थियरी से, गुणात्मक सिद्धांत से। किससे संबंधित है? गुणात्मक सिद्धांत से, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि लीडर्स जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, जन्म से ही उनमें वो गुण होते हैं लीडर्स के अंदर, जो गुण आपको समाज के द्वारा विकसित नहीं किया जा सकता है, ऐसा कहा जाता है ट्रेड थियरी के अनुसार। लेकिन ऐसा नहीं है, लीडर्स पैदा भी होते हैं यानी जन्म भी लेते हैं, बनाए भी जाते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि लीडर्स केवल स्पेशल होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। आजकल लीडर्स प्रोड्यूस भी किए जा सकते हैं, लीडर्स के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप भी की जा सकती हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे लीडरशिप के सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, जहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कैसे आप लीडर्स बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल ग्रेड थियरी विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टीम लीडरशिप स्टाइल। तो जो मैनेजरियल ग्रिड थियरी है यानी जो प्रबंधकीय जाल सिद्धांत है, उसके अनुसार निम्न में से कौन सी नेतृत्व शैली का प्रतिनिधित्व करता है? तो बताइए इसमें से कौन सा मैनेजरियल ग्रिड थियरी का प्रतिनिधित्व करता है यानी उसको रिप्रेजेंट करता है? तो आपका जो 9 है दैट इज ऑप्शन बी, ये मैनेजरियल ग्रिड थियरी को रिप्रेजेंट करता है। अब ये 9 क्या होता है, इसके लिए हम आप लोग सारथी ज्वाइन करिए, सारथी में डिटेल में आपको बताया जाएगा कि मैनेजरियल ग्रिड क्या होता है, मैनेजरियल ग्रिड की थियरी क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सारथी ज्वाइन कर सकते हैं और सारथी के माध्यम से आप जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, थियरी जेड ऑफ मोटिवेशन वाज गिवन बाय, यानी जो जेड सिद्धांत है अभिप्रेरणा का वो किसके द्वारा दिया गया? वो ऑची के द्वारा दिया गया था, अल्डर्फर के द्वारा दिया गया था, या फिर व्रूम के द्वारा दिया गया था, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं दिया गया था। तो बताइए थियरी जेड का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो थियरी जेड का जो सिद्धांत है वो दिया गया था विलियम ऑची के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम ऑची के द्वारा दिया गया था थियरी जेड ऑफ मोटिवेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है क्वेश्चन नंबर तो नहीं दिख रहा, आई थिंक 11 या 12 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डायरेक्शन, इसमें से कौन सा डायरेक्शन में इंक्लूडेड नहीं होता? तो हम आपको बता दें डायरेक्शन के 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। ये आपने पढ़ा था क्लास 12 में। आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा कि डायरेक्टिंग के 4 ही एलिमेंट्स होते हैं, यानी डायरेक्शन के 4 ही तत्व होते हैं, दिशा निर्देशन के 4 ही तत्व होते हैं। लेकिन आप अभी बीकॉम के स्टूडेंट हैं, तो क्या आपको वही क्लास 12 वाले सिलेबस पढ़ाया जाएगा? ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डायरेक्शन में आपको गाइडिंग भी मिलेगा, इंस्ट्रक्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, गाइडिंग, इंस्ट्रक्शन, ये सभी के सभी डायरेक्शन के एलिमेंट हैं, लेकिन जो कंट्रोलिंग है ये डायरेक्शन का एलिमेंट नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डी, दैट इज नियंत्रण। नियंत्रण निर्देशन में शामिल नहीं होता है,
नियंत्रण एक अलग ही कंसेप्ट है। अगला है अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग थियरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर। ऑप्शन ए है जॉब सिक्योरिटी, ऑप्शन बी है कंपनी पॉलिसी, ऑप्शन सी है वर्क इटसेल्फ एंड ऑप्शन डी है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। हिंदी में देख लेते हैं, हर्ट्जबर्ग सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का एक कारक है। तो बताइए, हर्ट्जबर्ग सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का एक कारण है? कार्य सुरक्षा, कंपनी की नीति, स्वयं कार्य या फिर अंत व्यक्तित्व संबंध। तो बताइए इसमें से कौन सा हर्ट्जबर्ग थ्योरी के अनुसार मोटिवेटिंग फैक्टर है। तो हर्ट्जबर्ग थ्योरी के अनुसार जो मोटिवेटिंग फैक्टर दिया है वो है आपका वर्क इटसेल्फ। जो वर्क इटसेल्फ है, दिस इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग थ्योरी। हिंदी में हर्ट्जबर्ग सिद्धांत के अनुसार जो स्वयं कार्य होता है ये एक अभिप्रेरणा का कारक होता है। जो स्वयं कार्य होता है वो एक अभिप्रेरणा का कारण होता है हर्ट्जबर्ग सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। देखिए, दो प्रकार के इंसेंटिव्स होते हैं। अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए हम कभी कभी मॉनेटरी बेनिफिट देते हैं। जब अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए हम कोई मॉनेटरी बेनिफिट देते हैं देन दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव। और जब हम उनको कोई नॉन मॉनेटरी बेनिफिट देते हैं, उनको प्रमोशन दे देते हैं, उनको रिकग्निशन दे देते हैं, उनको कोई अवार्ड दे देते हैं, उनको कोई बड़ा काम दे देते हैं, उनको कोई बड़ी अथॉरिटी दे देते हैं, तो इसको हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो इसमें पूछा गया कि इसमें से कौन सा फाइनेंशियल इंसेंटिव है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय लाभ है? स्टॉक ऑप्शन, प्रमोशन, स्टेटस या फिर पार्टिसिपेशन। यानी स्टॉक ऑप्शन, पदोन्नति, स्थिति या सहभागिता, इसमें से कौन सा वित्तीय लाभ है? तो जो स्टॉक ऑप्शन होता है, यानी जो हिंदी में भी इसको स्टॉक ऑप्शन ही कहते हैं, जो स्टॉक को परचेज करने का एक राइट दिया जाता है आपको। स्टॉक ऑप्शन मीन्स राइट टू परचेज स्टॉक ऑफ योर कंपनी। एम्प्लॉयज़ को कभी कभी ये राइट दिया जाता है, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसको शॉर्ट में? ईसॉस कहते हैं। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम या फिर एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, ईसॉप या ईसॉस कहते हैं। इसके माध्यम से हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ये अधिकार दिया जाता है कि आप यदि चाहें तो हमारे कंपनी के शेयर्स को, हमारे कंपनी के स्टॉक्स को कम प्राइस पे खरीद सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज स्टॉक ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसमें से कौन सा संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है? पहला है एनकोडिंग यानी सांकेतिकरण, दूसरा है रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता, तीसरा है चैनल यानी चैनल, इसका हिंदी मतलब भी चैनल ही होता है, एंड चौथा है मेजरमेंट यानी मापन। तो कम्युनिकेशन के एलिमेंट में एनकोडिंग भी आता है यानी सांकेतिकरण भी आता है, प्राप्तकर्ता भी आता है, चैनल भी आता है, लेकिन मेजरमेंट जो होता है, मेजरमेंट आपके कम्युनिकेशन के एलिमेंट में नहीं आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका हो जाएगा मेजरमेंट, दैट इज ऑप्शन डी। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और किस सीक्वेंस में होता है आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो जो भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं वो केवल PYQ को ना देखें, वो कमेंट सेक्शन में जाएं और ये लिखें कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में कितने एलिमेंट्स होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, और कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। को पार्टनरशिप एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोटिवेशन इन्वॉल्व्स। हिंदी में प्रेरणा का के एक साधन के रूप में सह साझेदारी में शामिल है। ऑप्शन ए है अलॉटिंग शेयर्स टू एम्प्लॉयज, ऑप्शन बी है डिस्ट्रीब्यूटिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू एम्प्लॉयज, ऑप्शन सी है प्रोवाइडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज, एंड ऑप्शन डी है इनरिचिंग द जॉब ऑफ एम्प्लॉयज। यानी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को पार्टनरशिप मोटिवेशन कैसे देते हैं? अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स अलॉट करके, अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट का एक हिस्सा देके, या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट बेनिफिट देके, या फिर अपने एम्प्लॉयज़ का जो जॉब पोजीशन है उसको बढ़ा के। तो बताइए आप अपने एम्प्लॉयज़ को पार्टनरशिप मोटिवेशन कैसे देते हैं? ऑप्शन हिंदी में देख लेते हैं। कर्मचारियों को अंश आवंटित करके, कर्मचारियों को लाभ में हिस्सा देके, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करके, या फिर कर्मचारियों के कार्य को समृद्ध करके। तो किस प्रकार से आप उनको एक को पार्टनरशिप मोटिवेशन देते हैं बताइए स्टूडेंट्स? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज अलॉटिंग शेयर्स टू एम्प्लॉयज। जब अपने एम्प्लॉयज को आप शेयर अलॉट करते हैं देन दे बिकम पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, और वो जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बन जाते हैं तो आपके पार्टनर बन जाते हैं।
इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कर्मचारियों को अंश आवंटित करना। जब कर्मचारियों को आप अंश आवंटित करते हैं तो कर्मचारी आपके ऑर्गेनाइजेशन के साझेदार बन जाते हैं, आपके संगठन के सदस्य बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। When the nature of the work performed by the employees motivates them, it is known as। यदि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो काम ही उनको मोटिवेट कर रहा है, यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जो भी काम कर रहे हैं वो अपने काम से ही ऑलरेडी मोटिवेट हो रहे हैं। जैसे हमारे टारगेट गुरुकुल के टीम मेंबर्स हैं वो अपने काम से ही मोटिवेट होते रहते हैं, भले उनको मॉनेटरी बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाए या ना दिया जाए, हम काम करते हैं तो अपने आप हमको मोटिवेशन आता है। तो बताइए इसमें किस रिवार्ड की बात की गई है? ऑप्शन ए है एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड यानी बाह्य पुरस्कार, ऑप्शन बी है इंट्रिंसिक रिवॉर्ड यानी आंतरिक पुरस्कार, ऑप्शन सी है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यानी वित्तीय प्रेरणा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ अपने कार्य को करके ही मोटिवेट हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक रिवॉर्ड यानी आंतरिक पुरस्कार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, दैट इज इंट्रिंसिक रिवॉर्ड यानी आंतरिक पुरस्कार। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। इन अ चेंज प्रोग्राम चेंज एक्शन कवर ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। जो चेंज प्रोग्राम होता है यानी हिंदी में देख लेते हैं, जो परिवर्तन कार्यक्रम होता है उसमें से सब शामिल हैं। ये जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं इसमें सब शामिल होते हैं, लेकिन सिवाय एक के। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो शामिल होते हैं आपके परिवर्तन कार्यक्रम में यानी आपके चेंज प्रोग्राम में, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो शामिल नहीं होता। आपको पहचानना है कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन दिया गया ए चेंजिंग यानी परिवर्तन, ऑप्शन बी ह्यूमिलिएटिंग यानी अपमानित करना, ऑप्शन सी अनफ्रीजिंग यानी अनफ्रीजिंग, एंड ऑप्शन डी है रीफ्रीजिंग यानी नव आवरण। तो बताइए इसमें से कौन सा चेंज प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं होता है? तो जो ह्यूमिलिएटिंग है यानी जो अपमानित करना है, अपमानित करना आपकी ऑर्गेनाइजेशन के चेंज प्रोग्राम में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। द स्कीम इन विच एन एम्प्लॉय इज गिवन एन ऑप्शन टू परचेज शेयर्स एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस इज टर्म्ड एज। तो हमने आपको बताया अभी कि एक ऐसा स्कीम यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जा रहा है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को राइट देते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ फ्यूचर डेट पे शेयर्स को खरीद सकते हैं कम प्राइस पे, जो प्राइस पहले से डिटरमाइन की गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, दैट इज ईसॉस। ईसॉस का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इसको ईसॉप भी कहते हैं यानी एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंक्लूड। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में क्या क्या आता है? हिंदी में सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल है। तो सेवानिवृत्ति लाभों में प्रोविडेंट फंड स्कीम भी शामिल होता है, पेंशन स्कीम भी शामिल होता है, ग्रेच्युटी भी शामिल होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दी एबव। तो इसमें सारे के सारे शामिल होते हैं, आपके प्रोविडेंट फंड भी शामिल होते हैं, पेंशन स्कीम भी शामिल होता है, ग्रेच्युटी भी शामिल होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, दैट इज ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द इंसेंटिव्स गिवन टू एम्प्लॉयज फॉर देयर साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन इज टर्म्ड एज। यानी कर्मचारियों को उनके मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक संतुष्टि के लिए जो प्रोत्साहन दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो जो कर्मचारियों को उनके सेटिस्फैक्शन, उनके इमोशनल सेटिस्फैक्शन और उनके साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए मोटिवेशन दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। सो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यानी गैर वित्तीय प्रेरणाएं ऐसी प्रेरणाएं होती हैं जिसके माध्यम से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को इमोशनल सेटिस्फैक्शन यानी भावनात्मक संतुष्टि देते हैं, उनको आप साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देते हैं यानी मनोवैज्ञानिक संतुष्टि देते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, दैट इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, दैट इज गैर वित्तीय प्रेरणाएं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ एन ऑटोक्रेटिक लीडर। इसमें से कौन सा ऑटोक्रेटिक लीडर का फॉर्म नहीं है? तो स्ट्रिक्ट भी होता है ऑटोक्रेटिक लीडर का फॉर्म, बेनिवोलेंट भी होता है, इनकॉम्पिटेंट भी होता है, लेकिन फ्री रेंज जो है ये आपके ऑटोक्रेटिक लीडर का फॉर्म नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डी सही हो जाएगा, दैट इज स्वतंत्र रेस। इंग्लिश में फ्री रेंज लीडरशिप इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 22। द सबऑर्डिनेट्स मैच्योरिटी इन द हर्सले ब्लांचार्ड सिचुएशनल मॉडल रेफर्स टू देयर। यानी हर्सले ब्लांचार्ड सिचुएशनल मॉडल में अधीनस्थों की
परिपक्वता उनको संदर्भ देती है। किस चीज़ की संदर्भ देती है? नॉलेज और स्किल्स की, यानी ज्ञान और कौशल की, साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी की, यानी मनोवैज्ञानिक परिपक्वता की। तो ये दोनों की देती है, ज्ञान और कौशल की भी देती है, और इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक मैच्योरिटी यानी मनोवैज्ञानिक जो आपकी परिपक्वता है, साइकोलॉजिकल जो मैच्योरिटी है, ये दोनों के दोनों हो जाएंगे आपके नॉलेज एंड स्किल्स भी और साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी भी। किसमें बात की गई है? इसमें बात की गई है जो सबऑर्डिनेट्स की मैच्योरिटी है, हर्सले ब्लंचार्ड सिचुएशनल थ्योरी के अनुसार वो कब होता है, तो वो कैसे होता है? वो नॉलेज एंड स्किल्स के माध्यम से भी होता है और वो साइकोलॉजिकल मेजोरिटी के माध्यम से भी होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, द ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडीज रिवील्ड डैश एंड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एज 2 मेजर डायमेंशंस ऑफ लीडरशिप बिहेवियर। यानी ओहियो राज्य नेतृत्व शैली स्टडीज के नेतृत्व व्यवहार के 2 प्रमुख आयामों के रूप में शुरुआती संरचना और क्या है? यानी एक साहब है जिनका नाम है द ओहियो, इन्होंने एक लीडरशिप स्टाइल बताया है, लीडरशिप स्टडी बताया है, जिसमें इन्होंने इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताया, यानी हिंदी में इसको कहते हैं प्रमुख शुरुआती संरचना के बारे में बताया है, और एक और चीज़ के बारे में बताया। तो दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कंसिडरेशन। यानी आपको हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता देते हैं, लेमन लैंग्वेज में बता देते हैं। जो ओहियो साहब हैं उन्होंने लीडरशिप स्टाइल बताया है। उन्होंने बताया है कि जो लीडरशिप स्टडी होता है इसमें इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर यानी शुरुआती संरचना के साथ साथ कंसिडरेशन यानी प्रतिफल की भी आवश्यकता होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इन्होंने 2 डायमेंशंस के बारे में बात किया है, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर के बारे में और दूसरा है कंसिडरेशन के बारे में। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू फिडलर्स कंटिजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेक्चुअल वेरिएबल। यानी फिडलर्स कंटिजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप के अनुसार इसमें से कौन सा कंटेक्चुअल वेरिएबल नहीं है? ऑप्शन ए है लीडर मेंबर रिलेशनशिप, ऑप्शन बी है टास्क स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है पोजीशन पावर एंड ऑप्शन डी है प्लानिंग सिस्टम। तो जो आपका फिडलर्स कंटिजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप है इसमें कंटेक्चुअल वेरिएबल में लीडर मेंबर रिलेशनशिप भी आता है, टास्क स्ट्रक्चर भी आता है, पोजीशन पावर भी आता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे पूछा गया कौन सा नहीं आता है, इसमें कौन सा नहीं आता है, तो नहीं कौन सा है इसमें? योजना प्रणाली यानी प्लानिंग सिस्टम जो है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंटेक्चुअल वेरिएबल ऑफ फिडलर्स कंटिजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप। ठीक है स्टूडेंट्स, हिंदी में पढ़ लेते हैं। फिडलर के नेतृत्व के आकस्मिक मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रासंगिक चर नहीं है? तो फिडलर के नेतृत्व के आकस्मिक मॉडल के अनुसार जो आपका योजना प्रणाली है वो प्रासंगिक चर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। द लीडर हु फॉलोज ऑल द रूल्स इज नोन एज। एक नेता जो समस्त नियमों का पालन करता है उसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट यानी नौकरशाही। जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, दे हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो उस प्रकार के लीडर्स को हम कहते हैं ब्यूरोक्रेट यानी नौकरशाही। ठीक है स्टूडेंट, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, दैट इज ब्यूरोक्रेट एंड नौकरशाही। अगला है अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग्स 2 फैक्टर थियरी रिकॉग्निशन इज इंक्लूडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। यानी जो हर्ट्जबर्ग्स का 2 फैक्टर थियरी है उसमें हर्ट्जबर्ग का जो 2 फैक्टर थियरी है उसमें रिकग्निशन कहाँ आता है? रिकग्निशन सेटिस्फायर्स में आता है, डिससेटिस्फायर्स में आता है, सिचुएशनल में आता है, नन ऑफ द अबव में आता है। बताइए, तो आपका जो रिकग्निशन है वो आता है सेटिस्फायर्स में। किस में आता है स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए है दैट इज सेटिस्फायर्स में, दैट इज संतुष्ट करने वाले। तो स्टूडेंट जो हर्ट्जबर्ग थियरी है 2 फैक्टर थियरी, इसमें जो रिकग्निशन होता है वो रिकग्निशन जो फैक्टर होता है वो सेटिस्फायर्स के अंदर आता है। कहाँ आता है स्टूडेंट्स? वो सेटिस्फायर्स के अंदर आता है। दैट इज ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो संतुष्ट करने वाले आपके कारक होते हैं उसमें आता है आपका रिकग्निशन। हिंदी में देख लेते हैं। हर्ट्जबर्ग 2 कारक सिद्धांत के अनुसार मान्यता
को किन कारकों में सम्मिलित किया गया है? तो मान्यता को सम्मिलित किया गया है संतुष्ट करने वाले कारकों में। देखिए हर्ट्जबर्ग थ्योरी में दो तरह के कारक होते हैं, एक होते हैं सेटिस्फायर्स और एक होते हैं डिससेटिस्फायर्स। तो जो सेटिस्फायर है उसमें आता है आपका रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन नंबर 27, मैनेजमेंट इज। तो मैनेजमेंट क्या है ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट में। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, भले ही इसका नाम है बिजनेस मैनेजमेंट सेकंड, लेकिन इसमें बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट के भी 4-5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो जो बच्चे बिजनेस मैनेजमेंट सेकंड पेपर कल देने वाले हैं उनसे निवेदन है कि आप बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट की प्लेलिस्ट को एक बार फिर से देखें, क्योंकि वहाँ से भी कम से कम 3-4 क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग 3-4 क्वेश्चन का मतलब 6-7 नंबर का बात है, 4 क्वेश्चन से अधिक भी बन सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, दैट इज आर्ट एंड साइंस बोथ। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, मैस्लो हैज क्लासिफाइड ह्यूमन नीड्स इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। जो अब्राहम मैस्लो साहब हैं उन्होंने ह्यूमन नीड्स को कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है? तो उन्होंने 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज 5। कौन कौन से नीड्स हैं एक बार हम आपको बता देना चाहेंगे। सबसे पहला नीड होता है आपका फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरा होता है आपका लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम। तीसरा होता है आपका दूसरा होता है आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, तीसरा होता है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, चौथा होता है आपका सेल्फ एस्टीम नीड और पांचवा होता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो 5 तरह के नीड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो थियरी ऑफ मोटिवेशन। 5 नीड्स होते हैं। पहला होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें बेसिक नीड्स आते हैं, जिसमें हाउसिंग, क्लॉथ्स और आपका जो भी बेसिक, जिसको हिंदी में कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है फिजियोलॉजिकल नीड में। देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, देन लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, देन सेल्फ एस्टीम नीड, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यानी 5 तरह के नीड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो थ्योरी। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, दैट इज 5। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, द कंप्यूटर नेटवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड इज। यानी वो कंप्यूटर नेटवर्क जिसके माध्यम से हम पूरे विश्व में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंटरनेट। हिंदी में देख लेते हैं, सूचनाओं के विनिमय हेतु विश्व स्तरीय संगणक नेटवर्क है। तो जो सूचनाओं के विनिमय हेतु विश्व स्तरीय संगणक नेटवर्क है उसको कहा जाता है इंटरनेट। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, गोल पाथ थियरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो गोल पाथ थियरी को अचीवमेंट थियरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल पाथ थियरी को अचीवमेंट थियरी भी कहा जाता है। हिंदी में देख लेते हैं, पथ लक्ष्य सिद्धांत को पथ लक्ष्य सिद्धांत को उपलब्धि विचारधारा भी कहा जाता है। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल है? तो आपको बता दें 7 C's होते हैं कम्युनिकेशन के, कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी और भी होते हैं आपके कंसिडरेशन, वो हम डिस्कस करेंगे। सारथी जो भी बच्चे हैं वो सारथी में आपको आज लाइव क्लास दी जाएगी, उसमें आपको डिस्कस किया जाएगा आपके सारे के सारे क्वेश्चंस और इसके साथ साथ कंसेप्ट जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा सी, एटीट्यूड। एटीट्यूड जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में नहीं आता है। क्लैरिटी भी आता है, कंसिस्टेंसी भी आता है, अटेंशन भी आता है। अटेंशन की जगह पे कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी कभी कभी झोल करती है थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, हम लोग सारे तरह के झोल के लिए आपको तैयार करते हैं सारथी में। यदि आप चाहते हैं कि आपके सेकंड सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से आप करें तो आप जाइए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और सारथी को ज्वाइन करिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, एटीट्यूड। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीडर। इसमें से कौन सा लीडर का फंक्शन नहीं है? इसमें से कौन सा नेतृत्व का कार्य नहीं है? हिंदी में ऑप्शंस दिए गए हैं, समूह कार्य, अधिकार प्रयोग, समय प्रबंधन, टकराव पैदा करना। तो बहुत ऑप्शन इसका आसान है। कभी भी लीडर का ये फंक्शन नहीं होता है कि वो कन्फ्लिक्ट्स को रेज करे, यानी कन्फ्लिक्ट्स को रेज करना लीडर का ये काम नहीं होता है। बाकी जो काम है इसमें दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे टीम वर्क इस्टेब्लिश करना, टीम वर्क को इंश्योर करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, समूह कार्य को, और अधिकार का प्रयोग करना, समय का प्रबंधन करना, ये सभी के सभी लीडर्स के फंक्शन होते हैं। लेकिन कन्फ्लिक्ट्स को रेज करना यानी विवाद पैदा करना, ये किसी भी लीडर का फंक्शन नहीं होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, विच मॉडल स्टेट्स दैट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ लीडरशिप स्टाइल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशनल रिक्वायरमेंट्स। हिंदी में
कौन सा मॉडल बताता है कि नेतृत्व शैली की उपयुक्तता स्थिति जन्य आवश्यकताओं पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है फिडलर्स कंटिजेंसी मॉडल, हिंदी में फिडलर्स कंटिजेंसी मॉडल। बी है ट्रेड थियरी यानी गुणमूलक सिद्धांत, बिहेवियरल थियरी यानी व्यवहारिक सिद्धांत, और या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपका जो ये कंटिजेंसी फिडलर्स कंटिजेंसी अप्रोच है ये डील करता है सिचुएशनल रिक्वायरमेंट से। जो आपका फिडलर्स कंटिजेंसी मॉडल है ये डील करता है आपके लीडरशिप के उस स्टाइल से जो डिपेंड करता है सिचुएशनल रिक्वायरमेंट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 34, द टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन आर। डायरेक्शन के कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं? ऑप्शन दिया है ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस यानी आदेश और निर्देश। बी दिया है फॉलो अप ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस यानी अनुवर्ती आदेश और निर्देश। सी दिया है स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स यानी मानक प्रथाएं एवं प्रक्रियाएं। एंड ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि जो डायरेक्शन के टेक्निक्स होते हैं उसमें ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस भी आते हैं, उसमें फॉलो अप ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस भी आते हैं, उसमें स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स भी आते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, द लीडरशिप स्टाइल इन विच द मैनेजर वंस डिटरमाइंस पॉलिसीज प्रोग्राम्स एंड लिमिटेशंस फॉर एक्शन एंड द एंटायर प्रोसेस इज लेफ्ट टू सबऑर्डिनेट इज नोन एज। यानी एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल जिसमें सबसे पहले लीडर सारी पॉलिसीज़ को, प्लान्स को और लिमिटेशंस को डिसाइड कर लेता है और इसके बाद सबऑर्डिनेट्स पे सब कुछ छोड़ देता है। तो इसको हम कहते हैं फ्री रेन लीडरशिप। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम कहते हैं फ्री रेन लीडरशिप, जिसमें जो लीडर होता है वो सारी पॉलिसीज़, प्लान्स और लिमिटेशंस को बता के सब कुछ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फॉलोअर्स पे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ पे छोड़ देता है। तो उसको हम कहते हैं फ्री रेन लीडरशिप यानी हिंदी में खुली रेस नेतृत्व। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडल्स ऑफ डायरेक्टिंग। इसमें से कौन सा डायरेक्टिंग के मॉडल में इंक्लूड नहीं होता है? हिंदी में निम्नलिखित में से निर्देशन के मॉडल में कौन सम्मिलित नहीं है? तो निरंकुश भी सम्मिलित होता है, कस्टोडियल यानी हिरासत भी सम्मिलित होता है, सपोर्टिव यानी सहायक भी सम्मिलित होता है, लेकिन इक्विटी यानी समता सम्मिलित नहीं होता है। क्या सम्मिलित नहीं होता है? समता डायरेक्टिंग के मॉडल्स में सम्मिलित नहीं होता है। इक्विटी इज नॉट इंक्लूडेड इन डायरेक्टिंग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है फॉल्टी ट्रांसलेशन फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स। फॉल्टी ट्रांसलेशन यानी आप बोल कुछ और रहे हैं और हम उसका मतलब कुछ और निकाल ले रहे हैं, तो एक तरह की लिंग्विस्टिक बैरियर है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सेमेंटिक बैरियर, यानी शब्दार्थ बाधाएं। जो आपका दोषपूर्ण अनुवाद होता है वो शब्दार्थ बाधाओं के अंदर आता है। जो आपका फॉल्टी ट्रांसलेशन होता है वो सेमेंटिक बैरियर या फिर आप उसको लिंग्विस्टिक बैरियर कह सकते हैं, उसके अंदर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है हु हैज़ डेवलप्ड द थियरी ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने आपको बताया है कि बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, और बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट का जो आज पेपर हुआ है उसको भी एक बार, जो हमने आंसर किया डिस्कस किया है, उसको भी एक बार फिर से डिस्कस आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पक्का 3, 4, 5 तो बनेंगे ही। तो यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स थियरी किसने दिया है? तो ये क्वेश्चन आज भी आया था, पीटर ड्रकर ने दिया है, और ये क्वेश्चन PYQ में भी दिया गया है, बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट के भी और बिजनेस मैनेजमेंट सेकंड के भी। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पीटर ड्रकर। क्वेश्चन नंबर 39 है द assumption दैट एन एवरेज ह्यूमन बीइंग लैक्स एम्बिशन एंड डिसलाइक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू। तो जो ये एजम्पशन है, ये जो अवधारणा है कि एक औसत इंसान महत्वाकांक्षाओं और जिम्मेदारी को नापसंद करता है, ये जो अवधारणाएं हैं ये अवधारणाएं संबंधित है एक्स थियरी से। किससे संबंधित है? एक्स सिद्धांत से। एक्स सिद्धांत ये कहता है जो साधारण मानव होते हैं उनके अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती है, वो कभी जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा थियरी एक्स, यानी एक्स सिद्धांत। अगला है इन मैनेजरियल ग्रेड थियरी विच नंबर रिप्रेजेंट टास्क स्टाइल ऑफ लीडरशिप। हिंदी में प्रबंधकीय जाल सिद्धांत में कौन सी संख्या कार्यशैली नेतृत्व को परिदर्शित करती है? तो प्रबंधकीय जाल में जो प्रबंधकीय जाल का जो सिद्धांत है उसमें जो 9-1 है, ये जो 9-1 है ये रिप्रेजेंट करता है टास्क स्टाइल ऑफ लीडरशिप को। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे टीम आएगा तो टीम के जगह पे हो जाएगा 9-9,
टीम के जगह पे हो जाएगा 9 लेकिन जब टास्क स्टाइल की बात की जाएगी तो वहाँ पे हो जाएगा 9 यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो ये थे स्टूडेंट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे आप आकलन कर सकते हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट सेकंड में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जब आप क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बिजनेस मैनेजमेंट सेकंड का पेपर उतना आसान नहीं है जितना कि बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट का है। तो आपके पास अभी भी वक्त है, जाइए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए, सारथी को ज्वाइन करिए। आपका जो भी डर है सेमेस्टर एग्जाम को लेके, बिजनेस मैनेजमेंट सेकंड के पेपर को लेके, वो सब कुछ समाप्त कर दिया जाएगा आपका डाउट क्लास के माध्यम से और आपके सारथी में जो पीडीएफ्स दिए जाएंगे उसके माध्यम से। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और यदि आप चाहते हैं कि और भी बेहतर तरीके से आप तैयारी करें और यदि आप चाहते हैं कि आपको ये पीडीएफ भी मिले और इसके अलावा और भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिले, मिड टर्म के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलें, तो जाइए सारथी को ज्वाइन करिए। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले लेक्चर में।